हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और बच्चों, अब हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का। और हमने ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स के लिंक आपको दे रखे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी रिवाइज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं वो थ्योरी, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं। हम 10 बार भी पढ़ा दें, आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और क्वेश्चन के थ्रू आपके सॉल्व क्वेश्चन ईजी कंसेप्ट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या था कि ऑलमोस्ट इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, तो वहाँ पे हमने थ्योरी बताई थी। लेकिन जो अलजेब्रा है और कैलकुलस है और ट्रिगो है, इसमें जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम लोग लिमिट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लिमिट के बारे में क्या क्या पढ़े हैं, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो लिमिट में हम लोग पढ़े हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि 7 तरह के होते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ये 7 होते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स में हम लोग ये पढ़े हैं कि रेशनलाइजेशन मेथड, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, स्पेशल लिमिट्स। स्पेशल लिमिट मतलब आपके जो होती हैं वो एक x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a करके होता है। तो आप क्या करिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको 1 + 1 + 1 n टाइम्स ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू 1। इसको हम लोग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस तरह से लिखते गए। और कहाँ तक लिखे, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 तक। ध्यान से देखिएगा, ये 820 है। हमने क्या किया, n को 1 + 1 + 1 n टाइम्स में ब्रेक कर दिया। अब बच्चों ये हम लोगों को पता है, ये होता है आपका 1, इसकी वैल्यू आती है 2, इसकी वैल्यू 3 से लेकर n तक का सम विच इज़ 820। तो ये होता है n इंटू n माइनस 1, सॉरी n + 1/2 इक्वल टू 820। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर टाइप में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो n² माइनस n² प्लस n इक्वल माइनस ये 820 का डबल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1640। ध्यान से देखो, यहाँ तक सही है ना। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं n + 42 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 40। 42 ही होगा ना, 4 दूनी 8, 41। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 का 4, 6 का 16, हाँ अब सही है, इक्वल टू 0। तो n की जो इंटीग्रल नेचुरल नंबर वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। लेकिन ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है ये मैं बता देता हूँ। इसका जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो ये है कि आपको लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू n a की पावर n माइनस 1 याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना। सबके अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं बच्चों, कुछ नहीं क्लिक करेगा। एल हॉस्पिटल रूल तो अपने साथ है ना, उसको अप्लाई कर देंगे, उससे भी हो जाएगा आंसर। आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा के आंसर ला सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो सीधे सीधे पुट करने के बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर n की वैल्यू कितनी आती है, 40। ओके, ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और कॉन्फिडेंस गेन करना है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ π/4 + x होल की पावर 1/x इज गिवन बाई। ये आप ध्यान से देखो, जब 0 पुट करोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जाएगा। वैसे आपको एक दो चीज़ें नोट करके इसमें लिखनी होगी। सबसे पहले हमें ये रिजल्ट याद रहता है, x टेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x इक्वल टू e। अगर हम x को x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x टू दी पावर x, ये भी आपका e ही होता है। इस टर्म में अगर हम लॉग ले लें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। और एक होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है ln ऑफ a।
ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू होती है 1, जहाँ पे एक्स रेडियन में रहता है। और एक और है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स रहे। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये tan के फॉर्मूला को ब्रेक कर देते हैं तो 1 प्लस tan x tan पाई बाई 4 1 होता है अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 टाइम्स 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आप एलसीएम लोगो तो ये 2 tan x अपॉन tan x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस tan x आएगा, और x टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो दिस इज़ e की पावर 2 विच इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभी इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 1 की पावर इन्फिनिटी का। वैसे हमारा काम ये है कि ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 4 हुए, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। इन जो 7 होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं जिससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका रिमूव हो जाए और आपका आंसर आ जाए। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये मिलता है कि जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव होगा और लिमिट का आंसर या तो हम कोई रियल नंबर फिक्स और फाइनाइट क्वांटिटी देंगे या तो डाई नॉट एग्जिस्ट देंगे। लिमिट कैसे आती है? तो लिमिट में हम लोग LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। अगर दोनों फिक्स और फाइनाइट आती है तो वैल्यू एग्जिस्ट, अदरवाइज डाई नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन है 1 की पावर इन्फिनिटी का। 1 की पावर इन्फिनिटी का हार्ड एंड फास्ट रूल है बच्चों, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप e की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स जी एक्स करना और उसको सिंप्लीफाई ही करना। अब यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ज़रूरत पड़ी तो लगाइए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लिखी है ना, इसी से आता है। आप साइन को tan भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, ये भी 1 ही होता है। और एक स्पेशल लिमिट होती है, इसमें हम लोग याद रखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2, है ना। ये भी हम लोग कैलकुलेशन करके याद ही रखते हैं। तो ये हमने अगला क्वेश्चन कर दिया। इसमें लिमिट का यूज़ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, यही सब पढ़ना है आपको। आज डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं, एक क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस के आपके क्वेश्चंस करा देंगे। और अगर किन्हीं बच्चों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, आप हमारे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें। वैसे हमारा काम है एक बार आपको अच्छे से रिवाइज़ करा देना, है ना। हम रिवाइज़ कराते रहेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों अगला हमने क्वेश्चन लिख रखा है 1/x⁸ मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 की पावर माइनस k, देन k इज़ इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखिए, आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले हिंट दिया था, ये जो है ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको आप 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। फिर हमने आपको ये सिखाया था कि यहाँ जो भी रहता है उसका स्क्वायर यहाँ अगर यहाँ है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4 का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर ये 4 और 4 8 तो है, ये जो हमने लाया है इसको डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर लाए हैं और ये क्या है 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर मतलब होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब 1/2 की पावर 6। और इन दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, सॉरी 1/2 1/2 आई एम रियली सॉरी, 1/2 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 6। एक मिनट, 1/2 की पावर 4 होगा ये, नॉट 6, 16 ही लिखना है ना। तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 की पावर 8 विच इज़ 2 की पावर -8, और इसको 2 की पावर -k से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8।
लेकिन ये रिजल्ट हम तभी कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन, जब हमें ये लिमिट डायरेक्टली याद हो तो इतना आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको हाफ एंगल फार्मूला निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लियर? तो इसमें क्या किया है हमने, बस इसको फैक्टराइज कर दिया। आपको मैंने कई बार बोला भी है कि 1 माइनस ए माइनस बी, ये सब बेसिक चीज़ें याद रखो। यही सब क्लिक पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में हमें स्ट्राइक कर जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये इतना आसान एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग इसको इतना लिखने में हमारी बैंड बजती रहती है। उसी तरह से ये 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी रहे तो इसको आप 1 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा। कुल मिला के क्या याद रखोगे इसमें, तो कहोगे कि सर इसमें ये याद रखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे लिमिट के, उसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, आपकी 1 की पावर इन्फाइनाइट लिमिट, ये सब याद होनी चाहिए। अब याद ही नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। हम थ्योरी कितना भी समझा दें, प्रैक्टिकल में आप फंस जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। तो इसमें फंडा ये होता है, सबसे आसान फंडा, कि हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स अगर दिया रहे ना, क्या दिया रहे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स दिया रहे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। उस लॉजिक से अगर इसको फॉलो करें तो h टेंड्स टू 0, ये कॉट की जगह आप लिखोगे x की जगह पाई बाई 2 प्लस एच माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस एच होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ये साइन h होल ये साइन होगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8h क्यूब। क्लियर? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें आप माइनस को एडजस्ट कर दीजिए और tan को बाहर कर लीजिए, तो tan h अपॉन h 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/8। अब ये देखो वेल नोन रिजल्ट्स हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/8। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 विच इज़ 1/16। आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जहाँ तक एल हॉस्पिटल रूल अवॉइड करना हो करिए। अगर कभी फंस जाते हैं और 0/0 फॉर्म है तो आप इत्मीनान से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने नई टेक्निक सिखाई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स को लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 0 0 प्लस है तो ये आर एच एल का काम करेगा, अगर ये 0 माइनस है तो एल एच एल का काम करेगा। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ध्यान से बच्चों, अगर ये क्वेश्चन हमें करना हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इस तरह के क्वेश्चन में लॉजिक क्या होता है वो समझिएगा। डिनोमिनेटर 0 है, लिमिट फाइनाइट है, तो 1 रखने पे न्यूमरेटर मस्ट बी 0। तो पहले तो ये हो जाएगा ये 0। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 नहीं होगा तो 0/0 अगर ये फॉर्म नहीं है तो लिमिट कभी भी 5 नहीं आएगी। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए आप। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा 2x माइनस ए अपॉन 1 इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 2 माइनस ए इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू आ गई -3, और यहाँ से ध्यान से देखो तो b क्या है, b है आपका a माइनस 1, तो b हो जाएगा a माइनस 1 का मतलब -4, और आपको a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी इक्वल टू -7। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डिनोमिनेटर अगर 0 जा रहा है, क्योंकि 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0, और लिमिट अगर फाइनाइट नंबर है तो ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि बिना 0/0 के ये आपका 5 नहीं आ सकता। आप ऐसे सोचो कि ये नॉन जीरो रख दिए, तो नॉन जीरो अपॉन 0 कभी 5 होगा? नहीं हो सकता।
कब होगा 5? तो आप कहोगे कि 0/0 फॉर्म रहेगा तब होगा। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही केक वॉक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी बैंड बजती रहेगी। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान से, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी इफ़ फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, देन एल इज इक्वल टू। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखा हूँ मैं। तो देखो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट RHL और LHL सेम आएगा। तो ये जब 0+ लेंगे तो मॉड पॉजिटिवली ब्रेक हो जाएगा। तो ये 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एक्स और ये 0 हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड अब नेगेटिव से ब्रेक होगा होल डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स और ये -1। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है, x यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0+, आप ध्यान से देखिए, तो ये 1 अपॉन लैम्डा माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ 1 माइनस 2x अपॉन लैम्डा माइनस एक्स -1। यहाँ तक पहुँच गए। अब डायरेक्टली 1 माइनस 2x सही, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन और ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा -1। तो यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू या तो लैम्डा -1 के इक्वल आएगी या माइनस लैम्डा की वैल्यू लैम्डा -1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है 1/2 और आपकी जो लिमिट है L वो 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा लिखे हैं आप, तो दिस इज़ 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो उसके लिए बच्चों हमने क्या किया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसका जो RHL है एट x इक्वल टू 0 है, RHL में क्या होगा, ये 0+ पे मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा और ये 0+ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टेप अप टाइप का फंक्शन होता है ना, तो वैल्यू 0 और 0 माइनस पे क्या होगा, मॉड नेगेटिवली ब्रेक होगा और इसकी वैल्यू -1 लिखेंगे। फिर इसको वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से तो -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको लैम्डा मिल गया 1/2, तो यहाँ पे 1/2 जैसे रखते हैं तो ये रेसिप्रोकल होकर आंसर 2 आ जाता है। तो इस लिमिट का आंसर है 2। वैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि करना क्या है, जबकि बेसिक फंडा क्या है। बेसिक फंडा ये है दोस्तों कि अगर आपको LHL RHL की वैल्यू याद है, आपको ये मालूम है कि लिमिट निकालने के लिए हम लोग LHL RHL निकालते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व एट y इक्वल टू x प्लस साइन वाई एट ए पॉइंट इज़ पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। ध्यान रखना, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो उसमें टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे dy/dx निकालो और उस पॉइंट को रख दो तो स्लोप उसका आता है, उससे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जाती है। नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए m1 m2 की वैल्यू -1 करते हैं। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, f' पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, लेस दैन 0 होता है तो डिक्रीजिंग। मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, रोल्स थ्योरम LMVT पढ़े हैं। रोल्स थ्योरम में किसी भी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल a to b में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इन पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, देन f' इक्वल टू 0 फॉर ए c लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल a to b। LMVT में केवल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल से काम चल जाता है और वहाँ लिखते हैं f' इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो ये आपको हमेशा याद रखते रहना है और इसमें बस थ्योरी इतनी ही होती है, इसमें कोई थ्योरी वोरी नहीं है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है तो f' इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है तो f' इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 कर देंगे, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो करेंगे। पॉइंट टू बी क्लियर, सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पे अपना साइन चेंज करता है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब एक तरफ अगर ग्राफ टेंजेंट के अबव है तो दूसरी तरफ ग्राफ टेंजेंट के बिलो होगी, जैसे x³ होता है x इक्वल टू 0 पे। उसके बाद हम लोगों को बच्चों कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ये मालूम है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू सेम होगी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप उस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। और फंक्शन अगर डिसकॉन्टीन्यूअस है तो कंफर्म नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है उसके 3 वजह होती हैं।
पहला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, दूसरा फंक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए ताकि वर्टिकल टेंजेंट बने, और तीसरा शार्प कॉर्नर या टर्न क्रिएट हो जाए। उस केस में भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन याद रखिएगा ये बेसिक चीज़ें हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के थ्रू चेक करते हैं, और कंटिन्यूटी फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट से चेक करते हैं। लिमिट के लिए फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है वो भी आपकी ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इज़ पैरेलल टू द लाइन। तो मान लीजिए ये इस तरह का कर्व है और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इन दोनों स्लोप के पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिए, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाले स्लोप से। तो इसको अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 0,3/2 लिख देते हैं, और ये है आपका 0,1/2,2, और ये है y = x + sin y। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx = 1 + cos y dy/dx, है ना। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/1 - cos y, और इसको किसके इक्वल करेंगे तो y2 - y1 x2 - x1 के। तो यहाँ से cos y की वैल्यू 0 आ जाती है। cos y जैसे ही 0 रखेंगे तो cos y 0 ही आएगा, तो sin y कितना हो जाएगा 1। इनफैक्ट +-1 कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर a और b इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो b = a + sin b हो जाएगा। तो b - a का जो मॉड है दिस इज मॉडुलस ऑफ sin b, और साइन आपका या तो +-1 है तो ये हमेशा कितना आएगा 1। मतलब ये केकवॉक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप पहले dy/dx निकालिए, टेंजेंट का स्लोप निकालिए, टेंजेंट के स्लोप को स्लोप जॉइनिंग 2 पॉइंट से रिलेट कर लीजिए। कॉस की वैल्यू 0 आती है, साइन की वैल्यू +-1 आती है। कर्व की इक्वेशन में ab को रखेंगे तो पता चलता है b - a का जो मॉडुलस है वो मॉडुलस ऑफ साइन b के इक्वल है। अगर cos 0 है तो साइन क्या होगा +-1, विच इज आंसर नंबर 1। ओके, कंफर्म क्लियर पता चला। तो इसमें कुछ है नहीं, और यही LMVT है। LMVT क्या कहता है कि अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो इस कर्व के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे टेंजेंट और कॉर्ड आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, p of x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट हैज ए लोकल मैक्सिमा 8 at x = 1 एंड लोकल मिनिमा 4 at x = 2। लोकल मैक्सिमा 1 पे है, उसकी वैल्यू 8 है, और लोकल मिनिमा 2 पे है, उसकी वैल्यू 4 है। ये भाई साहब क्यूबिक हैं, तो अपने f' क्या होंगे क्वाड्रेटिक, और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 ऑलरेडी दिए हैं। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम रूट कितने होते हैं 2। तो यहाँ से हमें क्लिक कर जाता है कि आप क्या करिए, लेट जो p of x है उसको एज्यूम कर लीजिए a टाइम्स x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 2। ओके, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो x² - 3x + 2 आएगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये f' है, सॉरी p'(x), तो px हो जाएगा a टाइम्स x³ / 3 - 3x² / 2 + 2x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। अब आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। पुट p of 1 = 8 और p of 2 = आपकी वैल्यू कितनी होगी 4। तो p of 1 को 8 रखेंगे तो ये 1/3 - 3/2 + 2 प्लस b = 8 आ जाएगा, और यहाँ से 8/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 12/2 + 4 + b = कितना लिखोगे 4। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे दोस्तों इसको तो आपका a और यहाँ जाएगा 7/3 माइनस 9/2 + 2, b कैंसिल आउट -4। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 - 27 और ये 12, ये -24। तो ये 14 26 a की वैल्यू -24 आ गई। ध्यान से देखिए,
ए की वैल्यू 24 आ रही है ना, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू 24 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 36, ये ऐसे कर देते हैं, यहीं पे रख देते हैं, तो 24 रखोगे, अरे यार 24 रखो ना यहाँ पे, 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस बी इक्वल टू 8, 8 कैंसिल हो गया, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है -12, और आपसे एफ ऑफ ज़ीरो ही पूछ रहा है, पी ऑफ ज़ीरो, तो पी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू बी विच इज़ इक्वल टू -12। लेकिन देखो ये हमने सॉल्व करते समय नो डाउट लेंदी मेथड फॉलो किया है, लेकिन आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हुए लिखा है, आप उसको इंटीग्रेट करिए, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये दो डेटा को यूज करिए। अब देखो इसके बाद सॉल्व करना बच्चों ये आपका काम है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, ये मैं कहाँ तक सॉल्व कराऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक व्रिक है, ट्रिक बस ये है कि डेरिवेटिव, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डेरिवेटिव लिखने का ट्रिक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन है ज्यूम कर लेंगे, तो ax³ प्लस bx² प्लस gx प्लस d, और 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। पहला तो ये है कि इक्वेशन की 1 पे वैल्यू 8 है, 2 पे वैल्यू 4 है, 2 इक्वेशन आ गई, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1 और 2 पे क्या होगा, 0 होगा, तो वहाँ से आप सोच सकते हैं और आंसर आ सकता है। तो आंसर इज़ -12 है ना, इसका ऑप्शन दिया था हमने, लिखा नहीं था। तो ये मैक्सिमम मिनिमम है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का है तो देन आवर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दिस इम्प्लाइज द पॉइंट मस्ट बी क्रिटिकल पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 इज, हाइट बताना है। तो पहले एक स्फीयर बना देते हैं, इसका रेडियस 3 है, इसके अंदर एक सिलेंडर बना देते हैं, सिलेंडर के हाइट को ही निकालना है। समझिएगा बच्चों ध्यान से, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 3 है, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम 3 माइनस x², 3 नहीं 9 आएगा। तो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का πr²h, वैल्यू रख दीजिए, πr की जगह क्या लिखेंगे 9 माइनस x² और x की जगह x, तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 9x माइनस x³। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये 9 माइनस 3x², इसको 0 से इक्वल करते हैं तो x की तो वैल्यू 2 आएंगी, √3 और -√3। -√3 वैसे ही मीनिंगलेस है, उसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से कंफर्म कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये पाई टाइम्स -6x आएगा, विच इज़ लेस दैन 0 फॉर x इक्वल टू √3। ओके, तो ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू √3, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो आप कह सकते हो ये तो 2x है, ये हमने गलती की है बच्चों, πr² h की जगह 2x, तो ये 2y 2 बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विच इज़ 2√3। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, जिस पॉइंट पे 0 आया रहता है उसको पुट करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, यही चीज़ें करनी होती हैं। तो आप हाँ कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, जैसे इसको x माना हो तो ये रूट अपने आप हट गया है यहाँ से, अगर इसको x मानेंगे तो ये आपका रूट हटेगा नहीं, उस समय थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन उससे भी आंसर आ जाता है। इसमें कैसे क्या जूम करना है वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस को 3 गिवन है, और कह रहा है कि इसमें कौन है, इसकी एरिया को, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़, सिलेंडर को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करो। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा आपने, यहाँ 2 लिखने से इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 2 इज़ ए कांस्टेंट नंबर, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे और आंसर √3 लिख के आएंगे। √3 आपका ऑप्शन में शायद
नहीं, हाँ दिया हुआ है, ताकि स्टूडेंट कोई 2 करना भूल जाए तो आंसर में बकरा बन जाए। तो आंसर इज़ 2√3। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। तो कहोगे कि सर पहले फंक्शन बनाएंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर उस पॉइंट पे मिनिमम आता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। बस इतना ही सोचना है यार, इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द बेस 10, इसका डोमेन बताना है। तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, जब x की वैल्यू एक्सेप्ट 2 और -2 हो, और ये फंक्शन तब डिफाइंड है जब x क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी पे टारगेट करते हैं, x+1 x-1 ग्रेटर दैन 0। तो ये 0 -1 और 1 आ रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान से देखिए, तो आपका -2 यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं और 2 यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपका पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आई एम रियली सॉरी बच्चों, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, मेरे ख्याल से सही होगा, हाँ सही है। बस इसमें आप क्या करिए, इसको ग्रेटर दैन 0 कर दीजिए और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्टेड पार्ट है -2 वाला, तो ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड, मतलब हट गया है। लेकिन ये आपका काउंट होने की कोशिश कर रहा था, तो उस 2 को भी हमने रिमूव कर दिया। तो इसमें लॉग का जो डोमेन होता है बच्चों, वो लॉग डिफाइंड होता है अगर लॉग का आर्गूमेंट ग्रेटर दैन 0, बेस भी ग्रेटर दैन 0, नॉट इक्वल टू 1, फिर लॉग डिफाइंड होते हैं। तो ये हमने सिंपल सा किया है। इसमें आपको डोमेन रेंज से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ तक फंक्शंस का सवाल है। फंक्शंस में बस इतना ही क्वेश्चन आता है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इफ़ द कर्व्स y² इक्वल टू 6x एंड 9x² प्लस by² इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन b इक्वल टू। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का dy/dx निकालेंगे। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेंगे x1 y1, ताकि दोनों पे लाई करा दें। तो पहला क्वांटिटी ये है कि y1² की वैल्यू 6x1 के इक्वल आएगी। दूसरा आएगा 9x1² प्लस by1² इक्वल टू 16। तीसरा कि पहले टर्म का dy/dx निकालते हैं, तो 2y dy/dx इक्वल टू 6। तो यहाँ से m1 आ जाएगा 6/2y1, और दूसरे कर्व से 9x² प्लस by² इक्वल टू 16 डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा 18x प्लस 2by इक्वल टू 0 y1। तो m2 आ जाएगा आपका -18x अपॉन 2by। तो m2 आप लिखोगे -9x1 अपॉन by1। तो सिंस m1 m2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 3/y1 मल्टीप्लाइड बाई -9x अपॉन by1 इक्वल टू -1 कैंसिल आउट हो गया, और ये 27x1 अपॉन by1² और y1² की वैल्यू 6x1 है इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है 9/2 के इक्वल। बस यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने हैं, पॉइंट नंबर 1, दोनों कर्व पे लाई कराए हैं, पॉइंट नंबर 2। फिर dy/dx x1 y1 पर निकाले हैं, पॉइंट नंबर 3, और dy/dx का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिए हैं, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ख़त्म, गोल मोल करिए इसी इक्वेशन में। देखा जाए तो फाइनली कितने अननोन है, एक x1 है, एक y1 है, एक b है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। 3 इक्वेशन तो बना लिया ना, 1 2 और यहाँ पे 3। इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए m1 m2 की वैल्यू -1 तो करोगे भाई, यस वही किया है हमने। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो y1² आया है,
ये आपका कर्व पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन से उसकी वैल्यू 6x1 रख दिए, तो x1 उड़ गया और आपको b की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई 9/2। चलिए अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो बच्चों, इफ़ द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस देन केस। फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस होने के लिए फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट, किसी भी पॉइंट ए पे कॉन्टीन्यूअस है तो फंक्शन की ए पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और ए पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी। अब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, π/4 पे कॉन्टीन्यूटी दिखा देंगे। पूरा लिखा है, इफ़ द फंक्शन इन π/6 to π/3 इज़ कॉन्टीन्यूअस, तो आप कहोगे π/6 से π/3 कॉन्टीन्यूअस होने का मतलब π/4 पे भी कॉन्टीन्यूअस होना। तो π/4 की जो वैल्यू है वो लिमिट x टेंडिंग टू π/4 f(x) के इक्वल कर देंगे। तो ये k है और ये लिमिट x टेंडिंग टू π/4 √2 टाइम्स cos x -1 cot x -1। अब आप क्या करिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो √2 टाइम्स -sin x होल डिवाइडेड बाई, आप इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखोगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √2, साइन की वैल्यू 1/√2 और कोसेक की वैल्यू 2, तो ये फाइनली आ जाएगा 1/2 के इक्वल। एल हॉस्पिटल रूल लगाया हूँ, LH रूल। LH रूल में कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म है तो डायरेक्टली आप फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो देखो ये किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ओवरऑल लिमिट का ही क्वेश्चन होता है। लिमिट के ही अलग अलग तरीके होते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो फंक्शन की π/4 पे जो वैल्यू है और π/4 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है उन दोनों को क्या करिए, इक्वल कर दीजिए, और इस तरह से फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि f फ्रॉम 0 to 2 टू रियल नंबर बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f'(x) इक्वल टू f'(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2। इफ़ फाई ऑफ x इज़ देन फाई इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये चेक करना है 0 से 2 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है ग्राफ लाइज एबव टेंजेंट एट एनी पॉइंट, और दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में डिसाइड करना हो तो f'(x) इज़ इंक्रीजिंग, ये पहला पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ x जो दिया है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये -2 -x। अब इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो f'(x) ग्रेटर देन f' ऑफ 2 -x। चूँकि f' इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x इज़ ग्रेटर देन 2 -x, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन हम लोग 2 से लेस हैं। तो आप कह सकते हो कि जो जाई है फाई इज़ इंक्रीजिंग इन 1 से 2, और अगर हम इसको रिवर्स किए होते हैं डिक्रीजिंग इन 0 से 1, तो ये 0 से 1 के बीच में इंक्रीज़ करेगा और 0 से 1 के बीच में डिक्रीज़ करेगा और 1 से 2 के बीच में इंक्रीज़ करेगा। ध्यान रखना, ए और सी ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनो। ये जैसे f' है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो f' से फंक्शन के बारे में ये डेरिवेटिव निकालेंगे कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो एबव टेंजेंट है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें फाई ऑफ x को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर डिसाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आया। अब आप कह सकते हो ना कि f' का नेचर जानिए, तो f' इंक्रीजिंग है तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो x ग्रेटर देन 1 आया यहाँ से, लेकिन वो 2 से तो लेस है, तो 1 से 2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जो बच गया 0 से 1 उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। या आप कह सकते हो कि इसको रिवर्स करते, लेस देन 0 करते, ये लेस देन 0 करते, ये लेस देन 0 करते, तो ये लेस देन 1 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो 0 से 1 में डिक्रीजिंग और 1 से 2 में इंक्रीजिंग। बस ये होता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। ये थोड़ा बहुत चेंज करके आता रहता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 3-4 बार तो रिपीटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम तभी कर। और हाँ, यहाँ पे f' पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग डिसाइड किए,
अगर डबल डैश नेगेटिव होता तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते, वो भी ध्यान रखना, वो भी कभी कभी दिया रहता है, क्योंकि जानता है कि बच्चा ये किया होगा तो डिक्रीजिंग वाला पूछ लो, वहाँ अपने आप गच्चा खा जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि इफ़ एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 1 3 है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे पता नहीं है, तो इसको y मान लेते हैं और सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये 3 बार है, इसको ध्यान रखिएगा, प्लस ये एफ स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको। अब हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, तो पहले आउटर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये एफ डैश ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ 1, ये एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स f1 इंटू एफ डैश 1 पुट करते जाइए। तो हम लोगों ने देखा कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, फिर f ऑफ 1 आएगा, ये भी 1, तो एफ डैश 1 मल्टीप्लाइड बाई ये भी एफ डैश 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1, तो ये एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है, तो दिस इज़ 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 33। इस तरह से डेटा दिया है कि आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये वैल्यू 1 आ रही है ना, तो ये भी वैल्यू 1 आ जा रही है, ये वैल्यू 1 लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू 1, एफ डैश 1 क्रिएट हुआ, एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है, 3 जैसे रखते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 6, 6 प्लस 27 होता है 33। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बनाया जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेई मेन में, तो इस तरह के चेन रूल से हम डरेंगे नहीं, इत्मीनान से पेशेंस रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आप लिखिए, आराम से स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जी, हम लोग पढ़े हैं ना कि एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इफ़ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को ही आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक दूसरे के ये इन्वर्स हैं। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स करने का। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें आप पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू ए, तो एफ डैश ये जी ए हो जाएगा इंटू जी डैश ए इक्वल टू 1। जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, बी है, तो एफ डैश बी, और ये कितना है 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एफ डैश बी की वैल्यू मिल जाती है 1/5 के इक्वल, है ना, 5 लिखे हैं। मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल एफ ऑफ जी एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आप उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और डिफरेंशिएट कर दीजिए चेन रूल से, और उसके बाद ये लिखते जाइए। एक टाइम था जब जेई में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे, लगातार बैक टू बैक आए थे 3-4 बार, अब नहीं आते। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में देखा जाए तो हमें पढ़ना क्या है, डिफरेंशिएशन में बेसिक फंडामेंटल रूल, जिसमें सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यही तो पढ़ते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। अब आप लिखो, मेरे ख्याल से ये क्लियर ही हो गया होगा। ये हमने लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगाया, एक्स की वैल्यू देख रहे हैं ए पे वैल्यू दी है, तो एक्स की वैल्यू ए पुट कर दिया, तो एफ डैश जी ए, जी डैश ए, जी ए की वैल्यू बी दी हुई है, जी डैश ए 5 दिया हुआ है, उससे एफ डैश बी की वैल्यू 1/5 मिल गई, विच इज़ द आंसर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ टी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x इंटू 4/x इक्वल टू 1।
सैंडविच थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ऐसे। हम लोगों को मालूम है कि जो 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हमेशा 4/x से लेस और 4/x-1 से ग्रेटर होगा। ये ऑलरेडी हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - x लेस दैन x इंटू 4/x लेस दैन और इक्वल टू 4 होगा। हम लोग दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं x टेंडिंग टू 0, 4 - x लेस दैन लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 4/x लेस दैन लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 4 होगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो ये भी 4 आती है, ये भी 4 आती है। तो सैंडविच कहता है कि आपका सैंडविच मतलब खाने वाला सैंडविच नहीं, सैंडविच थ्योरम कहता है कि ये जो वैल्यूज़ है ये भी क्या आएगी, 4 आएगी, उससे आपको a मिल जाएगा। और इन भाई साहब को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमेशा इंटीजर पे क्या आते हैं, कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये हमेशा 0 आ जाएगा साइन n पाई के कारण। तो अब देख लेते हैं कि किस वैल्यू के लिए ऑप्शन इंटीजर नहीं आ रहा है। तो √(a+1) करेंगे तो ये √5 आएगा, बी ऑप्शन में जाएंगे तो 5 आएगा, सी ऑप्शन में 2 आएगा और डी ऑप्शन में 3 आएगा। तो नॉन इंटीजर सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन में नॉन इंटीजर पे वैल्यू क्या होगी, कॉन्टीन्यूअस नहीं डिसकॉन्टीन्यूअस होगी, क्योंकि इंटीजर पे ये हमेशा कॉन्टीन्यूअस आएगा बच्चों, क्योंकि ये भाई साहब कुछ भी होता रहे ये इसको 0 बना देगा, क्योंकि साइन ऑफ n पाई लगा है ना, x की वैल्यू n पाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाती है, साइन ऑफ n पाई = 0। तो इसमें आपको यही सोचना है, हमेशा यही चीज़ करना है। ओके, ध्यान रखते जाना है। तो कि पहले ये करेंगे, उसके बाद आप a की वैल्यू जैसे ही कंफर्म करते हैं ये सैंडविच थ्योरम से यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप एक एक करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। a की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 3 ऑप्शन इंटीजर आते हैं, ये नॉन इंटीजर आता है। इंटीजर पे फंक्शन अपना हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, नॉन इंटीजर पे डिसकॉन्टीन्यूअस है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, a+1, जिसकी वैल्यू √5 है और √5 इंटीजर तो नहीं है, इसलिए आंसर आएगा। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो वी नो डैट dy/dx दिस इज dy/d θ होल डिवाइडेड बाई dx/d θ। तो dy/d θ कितना है, तो -2 sin θ, और ये हो जाएगा 2 sin 2θ होल डिवाइडेड बाई 2 cos θ -2 cos 2θ। आप चाहें तो टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin 2θ माइनस sin θ होल डिवाइडेड बाई cos θ माइनस cos 2θ। sin c माइनस sin d के चाहें तो फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, और यहाँ लगाएंगे 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन θ/2। तो ये साइन θ/2 आपका कैंसिल हो गया, ये बन गया cot 3θ/2। ओके, अब हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, हम dy/dx और dy/dx निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख लोगे तो कभी गलती होगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा -3/2 कोसेक स्क्वायर 3θ/2 मल्टीप्लाइड बाई dθ/dx। तो dθ/dx क्या है, इसी को पलट देते हैं, है ना, dx/dθ ये लाए हो, तो अपॉन 2 cos θ -2 cos 2θ। अब इसमें पाई रखते हैं, तो पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये कुछ ऐसे आएगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई -2, और ये -2 अगेन, तो ये आ जाएगा 3/8 के इक्वल। थोड़ा अलर्ट रहिएगा इसको लेकर। तो 3/8 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बस बच्चों दिक्कत ये होती है कि जैसे स्टूडेंट यहाँ लिखता है ना, वैसे यहाँ भी कॉपी करने लगता है, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड ऑर्डर जैसे ऐसे नहीं लिखते कभी भी। यहाँ पे 1-2 पॉइंट हैं जिसको ध्यान रखना होता है। d2i/dx2 को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, d2i/dt2 होल डिवाइडेड बाई dx2
अपॉन dt2, ये नहीं होता। एक्चुअली d2x अपॉन d2y अपॉन dx2 को हम लोग लिखते हैं d/dx ऑफ dy/dx, है ना। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और ये आप यूज़ करोगे तो कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज स्टूडेंट प्रॉब्लम फंसते हैं, चीज़ें गलत करते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमसे गलत हो गया, हम कहाँ गलत थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है मैंने सही सब कुछ सही किया। तो गलतियाँ बस यही होती है बच्चों। आप यहाँ पे ये पूरा लिख के फर्स्ट डेरिवेटिव में तो रूल ठीक है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के लिए चेन रूल लगाइए। चेन रूल का मतलब बेसिक डेफिनेशन यूज़ करिए, कभी चीज़ें गलत नहीं होंगी और आपके सिचुएशन से बाहर नहीं जाएंगी, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगी। और आप इसी बात पे लिखिए, ये हो गया होगा 3/8 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 4x² + 8x + 11 व्हेन x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to 1। LMVT का C मतलब f' C इक्वल टू FB - FA अपॉन B - A। यहाँ पे ये B है ये, और ये A है, तो लिख दीजिए f' C इक्वल टू ये होता है f1 - f0 अपॉन 1 - 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3c² - 4/8c + 8 इक्वल टू f1 कितना आएगा, तो 1 रख दो इसमें, तो ये -3 + 5, ये 19 होता है ना, 19 में से 19 से 20 16 आएगा, 16 - 11 अपॉन 1। तो 16 - 11 की वैल्यू 5 होती है बच्चों, एक तरफ ले जाएंगे 3 आएगा, तो 3c² - 8c + 3 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ जाती है 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 - 36 अपॉन 2, ये प्लस माइनस के साथ आएगा 6। तो इसमें से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 4 कैंसिल हो रहा है तो आप लिखोगे C2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 16 - 9 होल डिवाइडेड बाई 4 नहीं कैंसिल हो रहा था, 2 कैंसिल हो रहा था ना, 4। एक एक करके करते हैं आराम से। ये हो गया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 36 कितना है, 14 में से 6 गया 8, 2 होल डिवाइडेड बाई 6। तो C की वैल्यूज़ आ रही है 4 + √7/3 और एक है 4 - √7/3। ये आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में नहीं है, ये आगे है 4 - √7/3। लेकिन क्वाड्रेटिक को यहाँ पे आराम से पेशेंस से डील करिएगा, अदरवाइज़ चीज़ें गलत हो सकती हैं। आप देख ही रहे हो ना, FB - FA अपॉन B - A में थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे ऑप्शन दूसरा मैच कर जाएगा, इसलिए फार्मूले को अच्छे से लिखिए। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अगर आप ढंग से लिखते हैं तो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, LMVT में C ऑफ LMVT ये हम लोग पढ़े हैं f' C इक्वल टू FB - FA अपॉन B - A। और C ऑफ रोल्स थ्योरम, तो C ऑफ रोल्स थ्योरम कहता, तो अब इसके लिए अलग से क्वेश्चन थोड़े कराऊंगा। तो f' C इक्वल टू 0, यहाँ पे f' C 0 होता है और यहाँ पे FB - FA अपन B - A होता है। रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ LMVT, जहाँ पे FB और FA को सेम करते हैं तो f' C की वैल्यू 0 आ जाती है। बस ये है इसमें क्वेश्चन, है ना। C ऑफ LMVT जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं आप उनको ज़रूर ध्यान रखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है x की पावर k + y की पावर k इक्वल टू a की पावर k वेयर a k ग्रेटर दैन 0 dy/dx + y/x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन k की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि dy/dx चाहिए, dy/dx के लिए डिफ्रेंशिएट ये तो करेंगे। तो ये आ जाएगा कि x की पावर k - 1, ध्यान से देखना, प्लस k y की पावर k - 1 टाइम्स dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx प्लस x/y की पावर k - 1, हमने क्या किया,
वाई की पावर k माइनस 1 से डिवाइड किया इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने से ये y बाई एक्स है, ये x बाई वाई है, तो इसका मतलब हियर k माइनस 1 की वैल्यू -1/3 के इक्वल है, तो इसका मतलब k किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। बस यहाँ ध्यान रखना कि ये x बाई वाई आया है और यहाँ y बाई एक्स दिया है, तो k माइनस 1 को इसके नेगेटिव टाइम्स लिखेंगे -1/3 के इक्वल, तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या हुआ भाई। तो आप कहोगे कि सर ये x की पावर k प्लस वाई की पावर k इक्वल टू a की पावर k, a k ग्रेटर दैन 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू, तो k की ये वैल्यूज़ हैं जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि नहीं। ओके, सही है 100%। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अच्छा है। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन एक्स बिलोंग्स टू एस। पहले तो एस में देखते हैं कौन कौन से मेंबर हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड को ब्रेक करना है, तो 2 माइनस एक्स माइनस 3 लिख देंगे अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, और 2 प्लस एक्स माइनस 3 लिख देंगे। आप ध्यान से देखो तो यही होगा ना, अगर ये पॉजिटिव होगा x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 पे, नेगेटिव होगा x लेस दैन और इक्वल टू 3 पे। पहले तो ये आया। अब ये क्या है, 5 माइनस एक्स है, मतलब x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 लिखेंगे अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर, 5 माइनस एक्स लिखेंगे अगर x की वैल्यू 3 और 5 के बीच का हो, और ये कितना है, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 मतलब 1 से 3 चलते हैं, 5 माइनस एक्स लिखो यार, और x माइनस 1 आ रहा था ना, तो x माइनस 1 लिखेंगे हम लोग 1 से 3 के बीच में, और 1 माइनस एक्स लिख देंगे अगर x लेस दैन 1 हो। तो आपको यहाँ से देखने से लग रहा है कि S में आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, क्योंकि इन 3 जगह मॉड ब्रेक हो रहा है और 3 जगह क्लियरली फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो आपको समेसन निकालना है, और ये वैल्यू दी हुई है f ऑफ x, और यहाँ s लगाया है, मतलब f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, फिर f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, फिर f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। देखते जाना। तो f ऑफ 1 कहाँ से निकालोगे, तो कहोगे कि सर यहाँ से, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो ये f ऑफ 0 हो गया। f ऑफ 2 कहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे, ये f ऑफ 1 आएगा। f ऑफ 3 कहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे, वो चीज़ f ऑफ 2 आएगा। अब f0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो आप कहोगे यहाँ से सर 1 आएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सर 0 आएगा। और f ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सर विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1। f ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो 1 मिनट, कुछ लग रहा है गड़बड़ कर रहे हैं क्या। वो f ऑफ 1 पे, 3 पे, 5 पे सीधे भी रख सकते हैं वैल्यू। f ऑफ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 0, सही लिखा हूँ। 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 1 आएगा, ये भी सही है। 3 रखेंगे तो ये 0 2 आएगा, ये भी सही है। f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू आ रही है 1, 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 पे 0 आ जाएगी, और 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 पे आ जाएगी आपकी 1। तो ये आंसर तो 2 आ रहा है, और आंसर में शायद 3 लिखा है। कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई, तीनों 1 1 1 आ रहे हैं। अच्छा, हमने ये गड़बड़ किया है ना दोस्तों, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। ये 3 है और ये 5 है ना, तो f ऑफ 3 की वैल्यू f ऑफ 2 के इक्वल आ रही थी। 2 रखो यहाँ 1, और यहाँ 5 लिखोगे। f ऑफ 5 कितना आ रहा है, तो 5 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमने गड़बड़ कर दिया था। 1 3 5 की जगह 1 2 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो यार क्वेश्चन तो गलत होगा ही। हम भी सो रहे हैं खोपड़ी की तरह। आराम से करो। 1 3 5, पहले f ऑफ 1 f ऑफ 3 f ऑफ 5 निकाल लो,
फिर एफ ऑफ 1 0 हो जा रहा है, एफ ऑफ 3 F2 हो जा रहा है, एफ ऑफ 5 0 हो जा रहा है। तो F0 F2 F1 F0 F2 और F0 निकाला, तीनों वैल्यू 1 1 1 आके आंसर 3 आ गई। और 3 को कैसे भरना होता है बच्चों, अगर अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो 3.00 भरना। ये वैसे कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग इस तरह से करते हैं। ओके, तो ये एक डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग पढ़े हैं ना कि जहाँ पे मॉड आपका साइन चेंज करता है वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है इन केस ऑफ लीनियर फंक्शंस। तो ये वही है, आपके मॉड साइन चेंज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो 5 पे 3 पे 1 पे, मतलब फंक्शन 1 पे 5 पे और 3 पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 मतलब उस पे वैल्यूज़ का सम निकालना है, विच इज़ द आंसर नंबर, आंसर इज़ द 3। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि अल्फ़ा इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और -1, तो ऑब्वियसली ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू निकाल दो, तो ध्यान से देखो, ये लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, ये लिखा है 1 माइनस कॉस ऑफ पी एक्स, मतलब x माइनस 2 एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये 2 प्लस लिखेंगे तो x माइनस 2 आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो यहाँ तक सही है। अब हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंड, और या तो ये कर सकते हैं कि इसको अंदर लेकर चले जाएं, कैसे भी करिए आंसर आ जाएगा। एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ मॉड को पॉजिटिवली ब्रेक कर देंगे क्योंकि 2 प्लस है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 बाई 2। वैल्यू रख दीजिए सीधे सीधे, तो ये वैल्यू 1 हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये x लिखते हैं अगर x पॉजिटिव है, वही हमने यूज़ किया है, ये मॉड को डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है। तो वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा l का रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2, तो ये है चीज़ 3 बाई रूट 2। वैसे इस क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है, क्योंकि ऐसे जेई में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन वो सिचुएशन कुछ दूसरी टाइप की थी, है ना। तो आपको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से 2 रूट आएंगे, पॉजिटिव रूट एज्यूम करना है, पुट कर देना है। और ध्यान रखना है ये 1 साइडेड लिमिट पूछा है, ना कि 2 साइडेड। अगर एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा पे वैल्यू पूछता है ना तो हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते, लेकिन ये आंसर पूछा है एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा प्लस, लेकिन इन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन नहीं दिया है, ये बात गलत है। देना चाहिए ताकि जाल में मुर्गे फंसे, और मुर्गा कोई भी हो सकता है ना। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आप लिखो ना अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल। एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको कुछ डेटा दिए हैं। तो ऐसे केसेस में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब आप इसको एच ट्रीट करते हुए डेटा लिख दीजिए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एक बाहर आ गया, प्लस अब आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर बाहर आया, फिर ये भी 0। अब आपका लिमिट है स्टैंडिंग टू 0 एफ एच बाई एच आएगा। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। अब ये सी निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इस इक्वेशन में हम लोग एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि ये हमेशा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको। तो एफ ऑफ 0 0 मिल जाएगा, मतलब सी आपका
जो है वो 0 है तो x³ + 3 और आपसे ये पूछ रहा है कि f(3) बता दो, तो ये आप 9 प्लस कितना लिखोगे यार f(3), तो आप कहोगे 27/3 + 3, तो ये 9 + 3 कितना हो जाएगा आपका 12। लेकिन आंसर कुछ और ही है, ये हमने क्या गड़बड़ किया भाई, एक मिनट, ओके। तो डेटा बच्चों f'3 पूछा जा रहा है, तो f'3 पूछेंगे, कुछ भी पूछें क्या फ़र्क पड़ता है, f(x) तो निकाल चुके हैं ना। तो f'3 क्या हो जाएगा 3² + 1 विच इज़ 10। हमने वो ऐसे कैलकुलेट करवा दिया, बस ये इंपॉर्टेंट था यहाँ तक, ये तो मान लीजिए बाद की चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट है कि f(x) कैसे आया। देखो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा, f(x + h) को ये ओपन करके लिख दिया, इस आप डायरेक्टली भी इसको इधर ले जाके लिख सकते थे। तो ये क्या हुआ, ये x² h/h कैंसिल करके x² को साइड कर दिया है, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये f(h) क्या हो जाएगा लिमिट 1, तो x² + 1 आया। इसी में f'3 पूछा जा रहा है, हमने क्या किया f(x) निकाल लिया, f(x) x³ + 1 आ गया, सॉरी x³ + x आ गया, और उसमें f3 रखे हैं तो वो 12 आ गया। कुछ भी आया यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जब फंक्शन ही निकल जाएगा तो उससे डिफ्रेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कुछ भी करना हो, भरता बनाना हो, चोखा चटनी करनी हो, कुछ भी करनी हो, हम तो बना के खा ही लेंगे ना। तो वो आसान क्वेश्चन है, बस ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे किया जा रहा है। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, द फंक्शन 3x - 7 × x⁴3x बिलोंग्स टू R इंक्रीजिंग फॉर द x लाइज इन द इंटरवल। तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो f' निकालेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स x⁴2/3 + 3x - 7 × 2/3 x⁻ -1/3। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एलसीएम लेंगे तो 9x प्लस दिस इज़ 2 टाइम्स 3x - 7 होल अपॉन 3x⁻1/3, तो ये 15x - 14 अपॉन 3x⁻1/3। नंबर लाइन बनाओ, ये 0, ये 14/15, कोई भी नंबर इधर रखेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो आपका इस सेक्शन में और इस सेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, -∞ से 0 यूनियन 14/15 से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और 0 से 14/15 में ये डिक्रीज़ करेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज ऑप्शन गलत हो सकता है। तो हमने केवल आपको डिफ्रेंशिएट कराया है, फंक्शन को, फंक्शन का साइन स्कीम बनाया है, और उसके बाद वेवी कर्व मेथड से, और इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन देखे। ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि यार इतना ही केवल क्वेश्चन कराएंगे क्या कैलकुलस में, तो नहीं बच्चों, ये मैं कराता रहूँगा, लेकिन हमारा काम था मिनिमम एक बार आप वार्म अप हो जाएं और अच्छे से करें। एक सेक्शन रखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का, फिर एक डिफरेंशियल कैलकुलस का, फिर एक इंटीग्रल का, 2 और रखेंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर हमारे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगली चीज़ ये है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, उसको भी जल्दी ही कवर करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस के सीट दे देते हैं, आज हम कोशिश करते हैं कि आपको सीट दे दें हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उससे आप भी सही रहोगे। अब जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।